हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि हमने ये पढ़ा कि डीएनए क्या है, डीएनए के अंदर कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि वॉटसन एवं क्रिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डीएनए मॉडल जो प्रस्तुत किया था उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो सारी विशेषताओं का उल्लेख मैं पहली वीडियो में कर चुकी हूँ और आप बच्चे वो देख भी चुके होंगे। आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत हम इस टॉपिक से करेंगे कि डीएनए तथा प्रोटीन में से कौन आनुवंशिक पदार्थ हैं। एकदम से ये बात सिद्ध नहीं हो गई थी, वैज्ञानिकों को पता नहीं लग गया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। हमें आज की डेट में ये बात पता है, लेकिन अगर हम शुरुआत से इसकी स्टडी करें तो उस समय के वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काफ़ी प्रयोग किए थे। उन्होंने ये पता लगाया कि क्या प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है या फिर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ कुछ प्रयोग किए थे। सबसे पहले एक चीज़ तो निश्चित थी, वो ये थी कि गुणसूत्र जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि गुणसूत्रों के ऊपर डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, तो इस बात का पता नहीं लग पा रहा था कि गुणसूत्र पर उपस्थित डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं या फिर प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप और नोट कर लीजिए प्रयोगों को पढ़ने से पहले, वो ये कि सन 1902 में सटन एवं बोवरी ने यह सिद्ध किया कि आनुवंशिक सूचनाएं गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये नोट करने वाली बात है कि सन 1902 में दो वैज्ञानिक जो थे, सटन एंड बोवरी, इन्होंने ये बात तो सिद्ध कर दी थी कि आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं वो गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। लेकिन अभी तक ये बात पता नहीं लग पाई थी कि डीएनए जिम्मेदार होते हैं लक्षणों को प्रदर्शित करने में या फिर प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं लक्षण को दिखाने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अब हम प्रयोगों के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रयोग पेश किया था ये बात सिद्ध करने के लिए कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या फिर प्रोटीन, वो प्रयोग दिया था ग्रिफिथ ने। उनका पूरा नाम था फ्रेडरिच ग्रिफिथ। तो पहला जो प्रयोग है वो है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ ये वैज्ञानिक का नाम है, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिच, क्या नाम था इनका? फ्रेडरिच ग्रिफिथ। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखवा रही हूँ, छोटे छोटे नोट्स लिखवा रही हूँ, लेकिन ये सारी बातें आप अपनी किताब से और अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको समझा दूंगी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, लेकिन लिखना आपको किताब से देखकर ही है। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, तो उन वैज्ञानिक का नाम था पूरा फ्रेडरिच ग्रिफिथ। ये चीज़ जो थी आपको पता है कि स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग
ये कैसा रोग है? ये श्वास संबंधी रोग है, यानी कि सांस से रिलेटेड ये रोग है। नॉर्मली छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत जल्दी ये हो जाता है निमोनिया रोग। आपने सुना भी होगा अपने आसपास। स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? क्या नाम होता है उनका? न्यूमोकोकस कहते हैं, या तो उसे न्यूमोकोकस कहते हैं, अथवा एक और नाम है वो मैं ऊपर लिख देती हूँ, या तो न्यूमोकोकस कहते हैं या फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनी। न्यूमोकोकस कहते हैं, या फिर उनका एक और नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो ये चीज़ बात मैंने आपको क्यों लिखवाई, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्यों नोट करवाई? ये चीज़ मैंने इसलिए नोट करवाई क्योंकि ये जो फ्रेडरिच ग्रिफिथ थे उन्होंने इस बैक्टीरिया को हिंदी में हम कहते हैं जीवाणु, इस जीवाणु को लेकर अपना ये रूपांतरण प्रयोग किया था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे, या आपके जीके के लिए भी है कि निमोनिया रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा या फिर विषाणु के द्वारा या कवक के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए यह रोग जीवाणु के द्वारा होता है। अब बात आती है कि उस जीवाणु का नाम क्या है। उस जीवाणु का नाम है या तो न्यूमोकोकस कहते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये बात आपको समझ में आ गई। इस जीवाणु को लेकर ही, इस जीवाणु के को प्रयोग कर कर ही ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग आगे बढ़ाया था, यानी कि इसी जीवाणु का उन्होंने यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। अब क्या किया इन्होंने? डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो है इसके दो विभेद लिए, दो विभेद कह लो, उसे प्रकार कह लो, या फिर इंग्लिश में टाइप कह लो। किसके दो विभेद की बात आ रही है? ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी, वो जीवाणु की बात हो रही है जिसके द्वारा न्यूमोनिया रोग होता है। उसके दो प्रकार प्राप्त किए किन्होंने? फ्रेडरिच ग्रिफिथ ने। कौन कौन से वो दो प्रकार थे? पहला जो था बच्चों, उसे कहते हैं उग्र विभेद। क्या कहते हैं? उग्र विभेद, जिसे हम कहते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, और एक और नाम है एस स्ट्रेन। अभी बताऊंगी कि एस स्ट्रेन क्यों कहा गया। उग्र विभेद को इंग्लिश में कहते हैं वायरुलेंट स्ट्रेन अथवा एस स्ट्रेन। उग्र विभेद जीवाणु का वो प्रकार है जो कि बिल्कुल उत्तरदायी होता है निमोनिया रोग को उत्पन्न करने में। यानी कि अगर एस स्ट्रेन, या कह सकते हैं उग्र विभेद प्रकार का जीवाणु हमारे अंदर प्रवेश कर गया तो यह बात निश्चित है कि हमें निमोनिया रोग ज़रूर होगा। ठीक है, इसलिए नाम है इसका वायरुलेंट, यानी कि जो बिल्कुल जिम्मेदार होता है निमोनिया रोग को उत्पन्न करने में। अब इस उग्र विभेद की हम कुछ कुछ विशेषताएं लिखेंगे। क्या है वो विशेषताएं? इस विभेद के जीवाणु चिकनी भित्ति वाले, स्मूथ जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वाले होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने लिखी है किसके बारे में? उग्र विभेद के बारे में। क्या लिखा है कि इस विभेद के जो जीवाणु होते हैं, एस स्ट्रेन के जो जीवाणु होते हैं, उनकी दीवार जो होती है, उनकी जो भित्ति होती है, आउटर बाउंड्री जो होती है, वो कैसी होती है? चिकनी होती है, यानी कि वो उबड़ खाबड़ टाइप नहीं होती, वो स्मूथ होता है सरफेस। अब इसी स्मूथ की वजह से नाम यहाँ पर है एस स्ट्रेन, यानी कि ये स्मूथ है, इसकी शुरुआत एस अल्फ़ाबेट से है, इसलिए नाम यहाँ पर क्या आया है? एस स्ट्रेन। तो यह उग्र विभेद की पहली विशेषता आपने नोट की है। आगे की बातें हम नोट करते हैं उग्र विभेद के बारे में, वो है ये
बाहरी आवरण पॉलीसैकेराइड का बना रहता है। अगली जो चीज हम लिखेंगे उग्र विभेद के बारे में वो ये है, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम। तो ये 3 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है उग्र विभेद के बारे में। पहले आपने पढ़ ली, पहले ये थी कि उनकी जो बाहरी सरफेस होती है, उनकी जो बाहरी भित्ति होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। दूसरी चीज़ कि जो उनका आवरण होता है, जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड। ये आपको पता है, या पढ़ चुके हो 11th क्लास में। पॉलीसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। पॉली मतलब बहुत, सैकेराइड मतलब शर्करा। जब बहुत सारी शर्करा की इकाइयाँ आपस में जुड़ी रहती है, ग्लूकोज की इकाइयाँ जुड़ी रहती हैं, तो उन्हें हम नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड। और ये चीज़ मैं आपको बता ही चुकी हूँ, नाम ही इनका उग्र होता है, तो इसका मतलब क्या होते हैं, ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में पूरे सक्षम होते हैं। अगला जो हम प्रकार लिखेंगे, अगला जो हम विभेद लिखेंगे डिप्लोकोकाई न्यूमोनिया का, निमोनिका वो है डिप्लोकोकस निमोनिका, वो है अनुग्र विभेद। अनुग्र विभेद, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, अथवा इसे हम कहते हैं आर स्ट्रेन। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने बताया था उसमें एस स्ट्रेन था। एस का मतलब होता है वहाँ पे स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकनी सतह होती है उग्र विभेद जीवाणुओं की, इसलिए उनके लिए हम एस स्ट्रेन का भी शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम अनुग्र विभेद वालों के लिए आर स्ट्रेन, आर मतलब रफ, स्मूथ का विलोम शब्द हो गया, अपोजिट हो गया रफ, यानी कि इनकी जो सतह होती है ये कैसी होती है, खुरदुरी होती है, इसलिए इनके लिए हम आर स्ट्रेन, आर का पूरा नाम है रफ स्ट्रेन, ठीक है। अब इसकी हम कुछ कुछ विशेषताएं लिखेंगे। इनकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, खुरदुरी भित्ति होती है। कैसी होती है, खुरदुरी भित्ति होती है। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पॉलीसैकेराइड अनुपस्थित रहता है इनमें। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते, ठीक है। तो ये वाली बात जस्ट अपोजिट हो गई उग्र विभेद वाले जीवाणुओं से, ठीक है। तो अनुग्र विभेद कैसे होता है, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, यानी कि ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। मान लो है ये डिप्लोकोकस निमोनी के ही प्रकार, लेकिन अगर ये हमारे शरीर में प्रवेश कर भी जाते हैं तो ये संभावना नहीं है कि ये निमोनिया रोग उत्पन्न करेंगे, ये हमारे शरीर में यूं ही घूमते रह सकते हैं। इनकी जो भित्ति होती है वो घुड़तरी, इसीलिए यहाँ पर आर स्ट्रेन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पॉलीसैकेराइड जो होता है इनमें वो कैसा रहता है, अनुपस्थित रहता है। तो ये 3 विशेषताएं आपको इस प्रकार की भी, अनुग्र विभेद प्रकार की भी याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि कैसे ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग आगे बढ़ाया था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बारी बारी से चूहों में इंजेक्ट किया था। एस स्ट्रेन तथा आर स्ट्रेन। आइए बात समझ में, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। तो इससे हमें क्या पता चला कि वो जो जीवाणुओं के जो विभेद प्राप्त किए फ्रेडरिच ग्रिफिथ ने, उन्होंने क्या किया,
एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन का तो पता लगा लिया। अब बारी बारी से चूहों में इंजेक्ट कराया, इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश करवाया। मान लो एक चूहा लिया पहले, उस एक चूहे में एस स्ट्रेन के जीवाणु किस में ले लिए, इंजेक्शन में ले लिए। इंजेक्शन में भरने के बाद फिर क्या किया, चूहे में वो इंजेक्शन लगा दिया ताकि वो एस स्ट्रेन के जीवाणु चूहे में प्रवेश करें, तब वो अपने प्रयोग को आगे बढ़ाए। ऐसे ही फिर उन्होंने आर स्ट्रेन के साथ किया, इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन में आर स्ट्रेन के जीवाणुओं को भर लिया, ले लिया। उसके बाद चूहा लिया, चूहे में फिर इंजेक्शन लगाया वो जिसमें आर स्ट्रेन के जीवाणु उपस्थित थे। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि चूहों में बारी बारी से इंजेक्ट किया क्या चीज़, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के जीवाणु। देखते हैं कैसे किया, यानी कि क्या निष्कर्ष निकल के आया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, एस स्ट्रेन प्लस माइस, तो क्या हुआ इससे, माइस डाइड, चूहा मर गए। तो ये पहला का मैंने लिखा है, यानी कि पहला प्रयोग करके देखा ग्रिफिथ ने कि एस स्ट्रेन लिया, इंजेक्शन में भरा और माइस, माइस मतलब चूहा, चूहे ने इंजेक्ट कराया, तो इससे क्या पता चला, जो चूहा था वो देखा हमने, वो चूहा मर गया। दूसरी बार उन्होंने लिया आर स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन लिया, ठीक है, उसे एक दूसरे माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, तो क्या हुआ, जो माइस था वो जीवित रहा, माइस लाइव, यानी कि जीवित। कौन जीवित रहा, चूहा जीवित रहा। यहाँ पर ये लिखा है मैंने लाइव, यानी कि जिंदा। आर स्ट्रेन लिया इंजेक्शन में, फिर चूहे में उसको प्रवेश करवाया, तो फिर क्या देखा उन्होंने कि जो चूहा था वो जिंदा था। अब क्या किया उन्होंने, ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन के जीवाणु को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर मार दिया। यानी कि ये तो उन्होंने कर दिया, एक बार एस स्ट्रेन एक बार आर स्ट्रेन को लेके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन के जीवाणुओं को उन्होंने 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया, जिससे क्या हुआ, जो एस स्ट्रेन के जो जीवाणु थे वो क्या हो गए, वो डेड हो गए, वो मर गए। अब उन्होंने आगे क्या किया, अब उन्होंने किया ये, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप ये नोट कर चुके होंगे। उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस माइस, तो माइस लाइव, यानी कि जीवित। हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मतलब वही जो मैंने अभी लिखा था कि एस स्ट्रेन के जीवाणु मर गए जब उन्हें गर्म किया 60 डिग्री सेल्सियस पर। अब वो एस स्ट्रेन जिसके जीवाणु मर चुके थे, इंजेक्शन में भरे और फिर किस में डाल दिए, माइस में, तो भी क्या देखा कि माइस अभी भी जिंदा है, वो नहीं मरा, ठीक है, यानी कि वो अपने प्रयोग को इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। क्या किया उन्होंने, एस स्ट्रेन के जीवाणुओं को 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान देकर गर्म किया। बहुत टेम्परेचर होता है 60 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस बहुत टेम्परेचर होता है। तो क्या हुआ, तापमान की वजह से एस स्ट्रेन के जीवाणु मर गए। फिर इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन में ये एस स्ट्रेन भरे जो कि गर्म होने के बावजूद मर चुके थे, परंतु जब उन्होंने चूहे में प्रवेश करवाया तो क्या पाया कि माइस जो था, जो चूहा था, वो अभी भी जीवित पाया गया। आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या देखा, आगे उन्होंने ये देखा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, अब लास्ट में उन्होंने क्या किया कि ये भी लिए ऐसा एस स्ट्रेन जिसको गर्म करके जीवाणु को मार दिया गया और साथ में नॉर्मल आर स्ट्रेन, दोनों को मिक्स कर दिया, इंजेक्शन में भरा और फिर
चूहे में प्रवेश करवाया तो क्या देखा इस बार? उन्होंने ये देखा कि अब माइस जो था वो कैसा हो गया, वो डेड, वो मर गया था। ठीक है, यहाँ पे आप डाइड लिखेंगे पास में, डाइड। माइस जो था वो मर गया, जो चूहा था वो मर गया। आगे आपको सारी बात समझ में? इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, इन चीज़ों को बार बार जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हीड किल्ड एस स्ट्रेन, यहाँ तक समझ में आ गया। माइस में प्रवेश करवाया तो जो चूहा था वो जीवित था। ठीक है, उसके बाद हीड किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया और दोनों का मिक्सचर जो बना उसे चूहे में इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश करवाया तो क्या देखा, जो चूहा था वो मर गया। तो निष्कर्ष क्या निकला इन बातों का? निष्कर्ष ये निकला बच्चों, पहले नोट कर लो, अच्छे से समझ में आएगा। निष्कर्ष ये निकला, कोई पदार्थ था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में स्थानांतरित हुआ तथा आर स्ट्रेन की कोशिकाओं को इस स्ट्रेन में रूपांतरित कर दिया, जिसके फलस्वरूप चूहा मर गया। अब इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे आप बच्चे। वो सारी चीज़ तो आपने पढ़ ली, क से घ तक क्या किया, पहले एस स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश करवाया, फिर आर स्ट्रेन को करवाया, फिर एक बार हीट किल्ड को अकेले करवाया, फिर लास्ट में दोनों का मिक्सचर लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। बारी बारी से उन्होंने ऐसा करके देखा तो लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला कि कोई तो पदार्थ ज़रूर था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में स्थानांतरित हुआ। ये वाली बात किस प्रयोग को देखकर कही? घ, जो आप क ख ग घ, तो ये वाली चीज़ आप घ को ध्यान में रखकर समझेंगे। घ में क्या था? हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश करवाया तो माइस जो था वो डाइड हो गया, यानी कि डेथ हो गई उसकी, वो मर गया। तो उसी को देखेंगे और ये लाइनें पढ़ेंगे। कोई पदार्थ था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में स्थानांतरित हुआ। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गया, तथा आर स्ट्रेन की कोशिकाओं को एस स्ट्रेन में रूपांतरित कर दिया। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, वर्ड आया है रूपांतरित। ये रूपांतरित नाम आया है यहाँ पर इसीलिए ग्रिफिथ के प्रयोग का शीर्षक क्या है, टॉपिक क्या है? ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। हुआ क्या? जब कोई पदार्थ ज़रूर था जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में स्थानांतरित हुआ, अब जब ट्रांसफ़र हो गया वो आर स्ट्रेन में तो क्या हुआ? आर स्ट्रेन की कोशिकाओं को एस स्ट्रेन में रूपांतरित कर दिया, क्योंकि आर स्ट्रेन की वजह से तो न्यूमोनिया रोग नहीं होता। न्यूमोनिया रोग किसकी वजह से होता है? एस स्ट्रेन, यानी कि उसे उग्र रूप में लाया गया। तो रूपांतरित कौन किस रूप में हुआ? आर स्ट्रेन की कोशिकाओं को एस स्ट्रेन में रूपांतरित कर दिया, जिसके फलस्वरूप चूहा मर गया। क्योंकि जब एस स्ट्रेन चूहे में जाता है तभी तो चूहा मरता है। किस रोग की वजह से? न्यूमोनिया रोग की वजह से। चूहा क्यों मर रहा है? क्योंकि चूहे में न्यूमोनिया रोग हो गया और वो मर गया। कब? जब उसके शरीर में एस स्ट्रेन के जीवाणु प्रवेश कर रहे हैं। तो लास्ट में हमने क्या देखा था घ में कि चूहा मर गया है, जबकि हमने एस स्ट्रेन के जीवाणुओं को तो गर्म करके मार दिया था। लेकिन जब
हमने आर स्ट्रेन के साथ मिक्सचर बनाया, फिर चूहे में प्रवेश करवाया इंजेक्शन के द्वारा, तो भी लास्ट में चूहा मर गया। तो इसका मतलब जो आर स्ट्रेन था उसने अपना रूप बदल लिया। किस रूप में आ गए? वो एस स्ट्रेन के रूप में आ गए, जिसके फल स्वरूप चूहे को न्यूमोनिया रोग हुआ और वो लास्ट में मर गया। तो ये सारी लाइनें आपको लिखनी है अच्छे से अपने नोट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे एक्सपेरिमेंट का ये निष्कर्ष है, ये सार है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अभी तक उस पदार्थ का पता चला, लेकिन अभी भी इस प्रयोग के द्वारा यह नहीं पता लग पाया था कि वो पदार्थ डीएनए था या फिर वो प्रोटीन था। इसके लिए अब आगे के प्रयोग किए गए वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले कुछ चीज़ स्थानांतरित हुई, उसके बाद रूपांतरित हुई, तभी तो चूहा मरा। ठीक है, अपने कल के एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ेंगे कि एवरी मैकलॉयड और मैककॉर्टी नामक वैज्ञानिक ने कैसे दूसरा प्रयोग किया और क्या वे भी पता लगा पाए कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या फिर प्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीज़ हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।